हेलो दोस्तों, आज इस क्लास में हम लोग क्लास 10th मैथ चैप्टर 1 वास्तविक संख्याएं को जानेंगे। अध्याय 1 है ना। तो इसको जानने से पहले हम लोग कुछ बेसिक्स जान लेंगे इस चैप्टर के बारे में। क्या बेसिक्स है? तो फर्स्ट बेसिक्स में हम लोग जानेंगे पहला बिंदु प्राकृत संख्या। क्या जानेंगे दोस्तों? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या जिसको हम लोग बड़ा एन से डिनोट करते हैं। कहते किसको भाई ये सब? तो प्राकृत संख्या हम लोग जानते हैं कि गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनाइट, यानी कि हम लोग जहाँ से गिनती स्टार्ट करते हैं, गिनती स्टार्ट होता है 1 से लेके आप अनंत तक जा सकते हैं। 1 से लेके आप अनंत तक जा सकते हैं, तो उसी को हम लोग कहेंगे प्राकृत संख्या। समझ में आया होगा। अब अगला बिंदु है आप लोगों का पूर्ण संख्या। क्या है? पूर्ण संख्या। इसको हम लोग डिकोड करते हैं, W से डिकोड कर देते हैं। देखिए पूर्ण संख्या किसको कहते हैं? अगर गिनती की संख्या का शुरुआत 0 से हो, यानी कि जीरो सहित गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। चलिए इसको लिख देते हैं। जैसे यहाँ देखिए 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 इन्फिनाइट। ये हो गया। समझ में आया होगा। जीरो सहित गिनती की संख्या। देखिए यहाँ गिनती की संख्या है ना, यहाँ 0 लग गया, तो इसको हम लोग कहेंगे पूर्ण संख्या। अब तीसरा पॉइंट है यहाँ पे पूर्णांक। क्या है भाई? पूर्णांक। चलिए इसको भी जान लेते हैं। पूर्णांक को हम लोग कहते हैं अंग्रेजी में इंटीजर, लेकिन इसको डिकोड करते हैं, यानी कि सूचित करते हैं जेड के द्वारा, कैपिटल जेड के द्वारा। चलिए इसके बारे में जानते हैं पूर्णांक किसको कहते हैं। जैसे में देखिए -2 है ना, -1 है ना, 0 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, इधर भी इन्फिनाइट तक जाइए, इधर भी इन्फिनाइट तक। अगर इसको हम लोग परिभाषा दे सकते हैं तो बहुत तरीकों से दे सकते हैं, है ना। इधर देखिए यहाँ से यहाँ तक के क्या कहते हैं? इसको पूर्ण संख्या। क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या, है ना। और इधर को कहते हैं ऋणात्मक संख्याएं। इधर क्या है भाई? ऋणात्मक संख्याएं, है ना। तो हम लोग इसको बोल सकते हैं कि ऋणात्मक संख्या और पूर्ण संख्या जब आपस में मिलते हैं तो पूर्णांक का निर्माण होता है ना। हम लोग बोल सकते हैं कि ऋणात्मक संख्या और पूर्ण संख्या मिलके पूर्णांक का निर्माण होता है, या मिलकर पूर्णांक बनाते हैं। आशा करते हैं समझ में तो आया होगा। अब आइए चौथा पॉइंट, जिसको हम लोग कहेंगे परिमेय संख्या। क्या कहेंगे दोस्तों? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को हम लोग डिकोड कर देते हैं किस चीज से? Q से। क्या से? Q से। Q से। अब देखिए यहाँ पे Q से डिकोड कर दिए। अब इसको कहते किसको हैं? परिमेय संख्या कहते किसको हैं? तो यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा। जिस संख्या को P/Q के रूप में लिखा जा सके, है ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या है कि Q बराबर 0 ना होगा, है ना। Q बराबर 0 नहीं होगा। सपोज अगर Q बराबर 0 होता है तो उसका मान अपरिभाषित हो जाता है, वह अपरिमेय कहलाता है। यहाँ पे अगर आप देखें एग्जाम्पल के तौर पे, तो यहाँ पे देखिए जैसे 1/0
क्या हो सकता है? नहीं होगा, क्योंकि नीचे यानी q के जगह पे 0 हमको नहीं लिखना होता है। हम लोग लिखेंगे 0/1 हो सकता है, 2/3 हो सकता है, 5/9 हो सकता है ना, 4/7 हो सकता है। बहुत सारी संख्याएं हो सकती है, ऐसी बहुत सारी संख्याएं हो सकती है जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। हम लोग देखिए गिनती की संख्या को भी p/q के रूप में लिख सकते हैं, है ना, इसको भी p/q के रूप में लिख सकते हैं, है ना। तो अब आइए अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या किसको कहते हैं? अपरिमेय संख्या जस्ट इसका उल्टा, इसको हम लोग डिकोड करते हैं q कॉम्प्लीमेंट से। जैसे कि अभी कॉम्प्लीमेंट के बारे में आप लोग 11th-12th में जानिएगा, है ना, लेकिन इसको डिकोड करते हैं। अब चलिए आगे, अपरिमेय संख्या किसको कहते हैं? जस्ट इसका उल्टा, जो परिमेय संख्या नहीं है, जो परिमेय संख्या नहीं है, जो परिमेय संख्या नहीं है उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं अपरिमेय संख्या। उसे हम लोग क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। समझ में आया होगा, है ना, अपरिमेय संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए आ जाइए, देख लीजिए, जैसे में हम लोग लिख सकते हैं, अब लिख सकते हैं 1/0, है ना, लिख सकते हैं √2, है ना, पाई लिख सकते हैं, है ना, पाई, है ना, और √3। रूट के अंदर वैसा मान, रूट का अंदर वैसा मान जिसका दशमलव प्रसार जो है सो किस चीज में आए? दशमलव में आ जाए, है ना, दशमलव प्रसार यानी कि पॉइंट में, यानी कि जो जिसका रूट, जिसका वर्गमूल दशमलव में निकले, उसे हम क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। अब आप लोग कहिएगा कि अगर √3 है तो √4 भी है क्या? नहीं भाई, √4 का जो वर्गमूल होता है आप लोग सभी जानते हैं 2, और 2 एक परिमेय संख्या है। 2 एक कैसा संख्या है? परिमेय संख्या। तो ये √4 नहीं होगा, ठीक है। पाई, जहाँ तक कि पाई को हम लोग मानते हैं परिमेय संख्या, लेकिन इसी पाई का वैल्यू 22/7 होता है। अगर ऐसे हम पूछे कि 22/7 क्या है, तो आप सभी कहिएगा कि परिमेय संख्या। लेकिन ऐसे जो यहाँ पे पाई है ये परिमेय संख्या है, लेकिन ये जो पाई है वो एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे कंफ्यूजन को दूर करते चलेंगे। 22/7 चलिए परिमेय संख्या है, लेकिन ये अपरिमेय संख्या है ना। देखिए जैसे कि हम लोग पाई का वैल्यू तो मैथ के लिए, मैथ में किसी भी चीज को प्रूफ करने के लिए या हल करने के लिए यूज कर लेते हैं पाई का वैल्यू 22/7, या एक और वैल्यू होता है 3.14, है ना। लेकिन एग्जैक्ट जो पाई का वैल्यू है ये नहीं है ना, ये नहीं है। तो इसलिए हम कहेंगे कि ये जो पाई है सो अपरिमेय संख्या है, और ये जो है सो परिमेय संख्या है ना। अभी ऐसे अगर लिखा रहे पाई बराबर 22/7 तो कह दे कि ये परिमेय संख्या, तो ऐसा नहीं है ना। परिमेय संख्या जब ये अकेले में लिखा हुआ रहेगा तब, ठीक है ना। ऐसे ये अपरिमेय संख्या, और इसके बराबर, किसी के बराबर में अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या कभी बराबर नहीं हो सकता है, कभी बराबर नहीं हो सकता। आप लोग खुद बताइए कि अगर हम यहाँ पे 2 लिख दें और इसी के बराबर लिख दें √2, तो ये कहना हम लोगों का गलत होगा, है ना। ये जो है ये इसका क्या है बता सकते हैं? ये 2 मिल के, ये 2 × 2 मिला, तब एक जाके 2 मिला, 2 मिला हम लोगों को, और यहाँ पे ये कह रहा है, तो ये कहाँ चला जाएगा भाई? बराबर जब हो जाएगा तो, है ना। तो कंफ्यूजन हम समझे कि दूर हो गया होगा, है ना, कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। इसको मिटा देते हैं, है ना। अब आते हैं, अगला बिंदु है हम लोगों का वास्तविक संख्या। क्या है? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या जिसको हम लोग डिकोड करते हैं आर से। किस चीज से? आर से। अच्छा बताइए भाई, वास्तविक संख्या, यही हमारा चैप्टर भी है, वास्तविक संख्याएं, है ना, रियल नंबर। वास्तविक संख्या होता क्या है? तो वास्तविक संख्या परिमेय
प्लस अपरिमेय। परिमेय प्लस अपरिमेय, जब ये दो संख्याएं मिलती है तो हम लोग कहते हैं कि वास्तविक संख्या। देखिए परिमेय को अभी हम समझाए है ना, अपरिमेय को अभी बताए है ना। तो जब ये दोनों संख्याएं एक के इकट्ठे हो जाएगा तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, वास्तविक संख्या कहेंगे। इसमें सारी संख्याएं आ जाएगी है ना, प्राकृत संख्या भी आ जाएगी, पूर्ण संख्या भी आ जाएगी और फिर पूर्णांक भी आ जाएगा यहाँ पे है ना। प्राकृत संख्या भी आएगा, पूर्ण संख्या भी आएगा, पूर्णांक भी आएगा, परिमेय भी आएगा और अपरिमेय भी आएगा। ठीक है, सब संख्याएं वास्तविक संख्याओं में जितना भी ऊपर लिखा हुआ है वो सभी यहाँ पे आएंगे। बात आई होगी समझ में है ना। एग्जाम्पल के लिए आप लिख सकते हैं √2 भी, तो ये वास्तविक संख्या है ना। √3 भी वास्तविक संख्या है, 2/5 भी वास्तविक संख्या है, यानी कि बहुत सारी संख्याएं हो सकती है, बहुत सारी संख्याएं है ना। अब आते हैं इसका अगला बिंदु क्या है, आप लोग समझ लीजिए भाज्य संख्या। आप लोग जानते होंगे या नहीं जानते हैं तो अभी यहाँ पे समझ लीजिएगा भाज्य संख्या कहते हैं किसको, फिर ये तो भूलिएगा नहीं है ना। भाज्य संख्या देखिए, भाज्य संख्या क्या होता है दोस्तों, भाज्य संख्या किसको कहते हैं। देखिए यहाँ पे भाज्य संख्या वैसी संख्या जो स्वयं से कट जाए, यानी कि खुद से और एक से, ऐसे एक से सारी संख्याएं विभाजित होती है। इसको कह सकते हैं कि जो स्वयं से विभाजित हो उसे हम, और अन्य संख्याओं से भी है ना, अन्य संख्याओं यानी कि जैसे में 4 है, 4 को अगर हमको डिवाइड करना होगा 1 से भी 4 लगेगा है ना, फिर 4 से भी, फिर इसके अलावा 2 से भी है ना। सारी ये तीनों संख्याएं से 4 कटेगा तो ये जो 4 हो जाएगा वो कौन सा संख्या हो जाएगा, भाज्य संख्या। तो वैसी संख्या जो एक और खुद के अलावा दूसरी संख्याओं से भी विभाजित हो जाए उसे क्या कहेंगे, ये भाज्य संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों, भाज्य संख्या। चलिए आइए इसको परिभाषित करते हैं, लिख देते हैं परिभाषा। क्या कहेंगे भाई, वैसी संख्या या वैसा संख्या, वैसा संख्या, वैसा संख्या जो एक और स्वयं के अलावा दूसरे संख्या से भी विभाजित हो जाए। विभाजित हो जाए है ना। वैसे संख्या जो एक और स्वयं के अलावा दूसरे संख्या से भी विभाजित हो जाए। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिए 4, क्या देखिए 4 जो है सो 1 के टेबल में भी आता है, खुद के टेबल में भी आता है, और इन दोनों के अलावे 2 के टेबल में भी आता है। अब देखिए 6 जो है सो 1 के टेबल में भी आता है और 2 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है और अंतिम 6 अपने भी टेबल में आता है। तो ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा दूसरी संख्याओं से भी विभाजित हो सके तो उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। अब इसी का उल्टा एक आता है अभाज्य संख्या। कौन सी संख्या, अभाज्य संख्या। इसको कहते हैं कंपोजिट नंबर, इसको कहते हैं प्राइम नंबर है ना, इसको कहते हैं रियल नंबर, इसको कहते हैं, इसको क्या कहेंगे, रेशनल नंबर, और इसको इरेशनल कह देते हैं है ना। पूर्णांक जिसको इंटीजर कहते हैं, पूर्ण यानी होल नंबर, प्राकृत यानी कि नेचुरल नंबर है ना। अभाज्य संख्या किसको कहेंगे हम लोग यहाँ पे समझेंगे। तो वैसी संख्याएं जो एक
और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्याओं से नहीं कटे। ये नहीं कटने का मतलब है विभाजित नहीं हो, विभाजित नहीं हो यानी भाग ना लगे पूर्ण रूप से, वैसी संख्याएं क्या कहलाएंगी? अभाज्य संख्या कहलाएंगी, है ना। चलिए देखिए इसको भी परिभाषित कर देते हैं। वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा दूसरी संख्या से विभाजित न हो, उसे हम क्या कहते हैं भाई? अभाज्य संख्या। एग्जाम्पल के लिए फर्स्ट एग्जाम्पल आपका 2 जो है सो खुद के टेबल में आता है और 1 के टेबल में आता है, यही ना। फिर आ जाएगा 3, ये 1 का टेबल में आता है, ये 3 का टेबल में आता है, 2 का टेबल में नहीं, 3 का टेबल में। अब जैसे 29 क्या आ जाएगा? ये खुद के टेबल में तो आता ही आता है और 1 के टेबल में भी आता है और किसी के टेबल में नहीं आता है ना। तो ये सब संख्याएं क्या हो गया? अभाज्य संख्या। बातें आई होगी समझ में, है ना। और आप लोग से अगर कोई क्वेश्चन करे कि जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है क्या होगी भाई, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है सो ये 2 होगा, है ना। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होगा, है ना। अब आते हैं अगला, एक होता है सह अभाज्य संख्या। क्या? सह अभाज्य संख्या, है ना। सह अभाज्य संख्या किसको कहते हैं भाई? सहअभाज्य संख्या। तो सहअभाज्य संख्या हम उसे कहेंगे जिसका HCF क्या हो? जिसका HCF क्या हो भाई? तो जिसका HCF हो 1, जिसका HCF क्या हो? 1 हो, जिसका HCF क्या हो? 1 हो, है ना। जिसका HCF 1 हो। अब आइए यहाँ पे इसको परिभाषित करते हैं, है ना। वैसी संख्याएं ना, वैसी संख्याएं जिनका मसह HCF महत्तम समापवर्तक, है ना। महत्तम समापवर्तक HCF क्या हो? बराबर में 1 हो, है ना। महत्तम समापवर्तक 1 हो। जैसे में एग्जाम्पल देखिए 4,5 का, इसका HCF 1 ही के बराबर होगा। देखिए कैसे, है ना। यहाँ पे देखिए 4 को हम लिख सकते हैं 1 × 2 × 2, 5 को लिख सकते हैं 1 × 5, है ना। तो देखिए दोनों में क्या मिला? 1, तो जो मिलता है वही तो HCF होता है ना। हाँ जी। अब आते हैं एक और लेते हैं 29 और 39। देखिए इसमें क्या, 29 को हम लोग लिख सकते हैं 1 × 29, है ना। और 39 को लिख सकते हैं 1 × 39 या फिर 1 × 3 × 13, है ना। तो देखिए तो इन लोगों में क्या मिल रहा है? इन दोनों में, तो इन दोनों में मिल रहा है 1, तो इसका HCF कितना हो जाएगा बाबू? 1। तो वैसी संख्याएं जिनका HCF यानी महत्तम समापवर्तक क्या हो? तो 1 हो, वैसी संख्याओं को सह अभाज्य संख्या कहेंगे। आशा करते हैं ये सारी बेसिक्स आप लोग को समझ में आया होगा, है ना। अगर और कोई बेसिक से संख्या के संग ऐसे संख्याएं बहुत सारी हो सकती है ना, बहुत सारी होती है। हम लोग कुछ गिने चुने संख्याओं के बारे में पढ़े हैं। अगर कोई वैसा संख्या होगा जो छूट गया होगा तो हम लोग जब चैप्टर करेंगे तब उसको समझा दिया जाएगा, ठीक है। तो अभी हम इसको मिटाते हैं, है ना। चलिए अब आते हैं हम लोग मेन टॉपिक क्या है हम लोगों का? तो है यहाँ पे एक पढ़ना है एल्गोरिथम और प्रमेयिका के बारे में।
और प्रमेयिका, है ना। इन दोनों शब्द में अंतर है, इन दोनों शब्दों में क्या है, अंतर है। आप लोग समझते चलिएगा। एल्गोरिथम, एल्गोरिथम जो होता है किसी भी काम को करने का स्टेप होता है ना। जैसे आप चाय बनाते हैं, चावल पकाते हैं, है ना, और भी सारी काम करते हैं। जैसे आप पढ़ते हैं, उसमें भी कुछ ना कुछ स्टेप्स लगता है भाई, पढ़ने में भी। तो उन सभी स्टेप्स को हम लोग कहते हैं एल्गोरिथम कहते हैं। तो किसी काम को करने के लिए जिन स्टेप का उपयोग होता है, उन सारी स्टेप्स को क्या कहते हैं, इसको हम लोग एल्गोरिथम कहते हैं। ये क्या होता है प्रमेयिका, तो प्रमेयिका ये होता है कि एक गणितज्ञ द्वारा सिद्ध किया हुआ एक फॉर्मूला कह लीजिए या एक तथ्य कह लीजिए, वो होता है, वो गणितज्ञ सिद्ध कर चुका है, बस उसको हम लोग यूज करते चले जा रहे हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने में, है ना। तो उसको हम लोग प्रमेयिका कहते हैं ना। ये सिद्ध किया हुआ होता है और ये स्टेप्स होता है किसी काम को करने के लिए स्टेप्स। और इन दोनों चीज़ों का मिला जुला चीज हम लोगों को चैप्टर 1.1 में पढ़ना है। चलिए आते हैं, तो देखिए एक साहब आते हैं यूक्लिड, है ना, उन्हीं के नाम पे बना यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, है ना। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, देखिए क्या कहता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, आप लोग नाम सुन के डरिएगा मत, बहुत नॉर्मल सा चीज़ है। यहाँ पे देखिए आप लोग भाग शुरू से सीखते आ रहे हैं। जैसे 2 को हम दे 9 में, है ना, भाग लगाते हैं। क्या आप लोग बचपन से नहीं पढ़ते आ रहे हैं? ये सब 2 क्लास के 1 क्लास के बच्चे लोग सॉल्व कर देते हैं ना, तो हम लोग क्यों नहीं सॉल्व करेंगे। चलिए देखिए 2 4 जा कितना होता है 8, है ना। और यहाँ बच गया, इसको क्या कहते हैं, आप लोग सब जानते हैं कि इसको कहते हैं भैया शेष फल। इसको कहते हैं क्या, इसको कहते हैं जो भाग देने पर जो प्राप्त होता है भागफल, है ना, भागफल। इसको क्या कहते हैं बाबू, इसको कहते हैं भाज्य। क्या कहते हैं, भाज्य। और इसको क्या कहते हैं बाबू, इसको कहते हैं भाजक। इसको क्या कहते हैं, भाजक। तो आप लोग क्या बचपन से नहीं पढ़ते आ रहे हैं कि भाज्य बराबर भाज्य गुने भागफल प्लस शेषफल? बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे होंगे। जैसा कि मास्टर जी भी समझाते थे कि भाग को अगर तुमको जांचना है तो कुछ मत करो, इसको लो और इसको लो और दोनों को गुना कर दो, अगर कुछ नीचे बचा हुआ है तो उसको जोड़ दो, इकाई के अंक में क्या कर दो, जोड़ दो, और ये तुम्हारा बीच वाला जो अंक है वो मिल जाएगा। ऐसा समझाते थे। तो उनका कहने का मतलब था कि आप क्या कीजिए, आप क्या कीजिए कि यहाँ पे भाज्य, यानी कि अगर हमको बड़ी वाली अंक प्राप्त करना है, भाज्य प्राप्त करना है, तो क्या करना होगा कि ये भाजक को, है ना, भाजक गुने भागफल, और अगर कुछ बचा हुआ है तो उसको जोड़ दीजिए शेषफल, है ना। ये कीजिएगा तो आपको क्या प्राप्त होगा, तो आपको प्राप्त होगा 9, यानी कि भाज्य, है ना। तो यूक्लिड साहब आए और इसी के बेसिस पे एक चीज़ बता गए और उनको वो उनके द्वारा बताया गया चीज़ आज हम लोग पढ़ेंगे। उनके द्वारा बताया गया चीज़ आज हम पढ़ेंगे। देखिए क्या, भाज्य को हम लोग बोल देते हैं यहाँ पे क्वेश्चन के अनुसार A, है ना, और यहाँ पे क्या बोलते हैं भाजक को B, और इसको बोलते हैं Q, और इसको बोलते हैं R, है ना। A बराबर BQ प्लस R, और यूक्लिड साहब है कि जो R होगा वो बड़ा और बराबर होगा 0 के, है ना, और छोटा होगा B से। यानी समझिए कि हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं कि जितना यहाँ रहता है उससे कम ही यहाँ बचता है। अगर यहाँ 3 बचता तो एक बार और लग जाता, है ना। अगर यहाँ 3 बचता तो सॉरी, अगर यहाँ 3 बचता तो एक बार और लग जाता। यानी हमारा कहने का मतलब है कि
जो यहाँ पे होता है यहाँ वाले से यहाँ हमेशा क्या होता है, छोटा होता है। वही साहब जी यहाँ पे आके कहें कि जानता है जो शेषफल हमारा बचेगा वो शेषफल 0 भी हो सकता है या 0 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन भाजक से हमेशा छोटा होगा। बस उसको मैथ के फॉर्मेट में लिख दिए और हमारा मिल गया यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, है ना। क्या मिल गया? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका मिल गया, है ना। तो आशा करते हैं समझ में तो आया होगा, है ना। a बराबर वी क्यू प्लस आर, है ना, जहाँ पे r जो है सो 0 के बराबर हो सकता है या 0 से बड़ी हो सकता है, और क्या हो सकता है, b से r क्या हो सकता है, छोटा हो सकता है। बातें आई होगी समझ में। बस इतना ही हम लोगों को इस चैप्टर का जो बेसिक्स था इतना ही हम लोगों को पढ़ना था, है ना। इस चैप्टर में जितना भी बेसिक्स था हम लोग सारी बेसिक्स को जान लिए। आधारभूत जितना भी हमको चैप्टर में काम आने वाली चीज़ें थी हम उसको समझ चुके हैं।